नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मानव जनन तंत्र के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने मादा जनन तंत्र को कंप्लीट किया था। आज इस वीडियो में हम मानव में यौवनारंभ के लक्षण यानी प्यूबर्टी, किशोरावस्था या यौवनावस्था में बालक व बालिकाओं में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, इन सभी के विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिटेल से बात करेंगे। यह वीडियो 12th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग यह टॉपिक तैयार किया गया है। इनके अलावा नीट, रीट और अन्य जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। मानव में नर व मादा के अपरिपक्व जनन अंगों का परिपक्व होकर जनन क्षमता का विकास होना यौवनारंभ या प्यूबर्टी कहलाता है। तो मानव में नर व मादा हम दोनों की बात कर रहे हैं, इनमें जो अपरिपक्व जननांग पाए जाते हैं वो परिपक्व होकर के जनन क्षमता यानी जनन की क्रिया में भाग लेने लगते हैं या जनन क्षमता का पूर्ण विकास हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, यौवनारंभ या प्यूबर्टी कहते हैं। नर में वर्षण व वर्षण कोषों का आकार बढ़ जाता है। वर्षण है वो शुक्राणु जनन की क्रिया प्रारंभ कर देते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण शुरू कर देते हैं। मादा में मासिक चक्र स्राव शुरू हो जाता है, स्तन ग्रंथियों के आकार में वृद्धि हो जाती है। ये सभी लक्षण है वो जनन क्षमता से संबंधित हैं, और इन लक्षणों का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, यौवनारंभ या प्यूबर्टी कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर व मादा में से दोनों में किसमें यौवनारंभ पहले शुरू होता है। नर की अपेक्षा मादा में यौवनारंभ पहले प्रारंभ हो जाता है। नर व मादा की बात करें तो मादा में पहले यौवनारंभ शुरू हो जाता है, यौवनावस्था मादा में पहले आ जाती है। नर में यौवनारंभ 14 से 16 वर्ष की आयु में वर्षणों की सक्रियता तथा शुक्राणु उत्पादन के साथ शुरू होता है। तो नर में यौवनारंभ 14 से 16 वर्ष में शुरू हो जाता है, और इसी आयु में वर्षणों के आकार में वृद्धि हो जाती है। वर्षण सक्रिय होकर के शुक्राणु उत्पादन शुरू कर देते हैं, यानी शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है जब यौवनारंभ प्रारंभ होता है। मादा में 12 से 14 वर्ष की आयु में स्तन ग्रंथियों की वृद्धि एवं रज्जोदर्शन के साथ प्रारंभ होता है। तो मादा या जो लड़कियां होती हैं उनमें 12 से 14 वर्ष की आयु में जो यौवनारंभ ये शुरू हो जाता है, और इस यौवनारंभ में स्तन ग्रंथियों के आकार में वृद्धि होती है और मासिक चक्र स्राव शुरू हो जाता है, जिसमें जो पहला मासिक चक्र स्राव निकलता है उसे रज्जोदर्शन कहते हैं, और इसी रज्जोदर्शन के साथ में लड़कियों में यौवनारंभ शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि नर में यौवनारंभ 14 से 16 वर्ष की आयु में, मादा में 12 से 14 वर्ष की आयु में होता है। नर में वर्षणों की सक्रियता हो जाती है, जिससे शुक्राणु उत्पादन शुरू हो जाता है। मादा में स्तन ग्रंथियों में वृद्धि हो जाती है, और साथ में रज्जोदर्शन के साथ में इनमें मासिक चक्कर या मासिक स्राव वो शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यौवनारंभ के समय होने वाले परिवर्तनों की। यौवनारंभ के समय नर व मादा में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं, उनकी बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम नर में होने वाले परिवर्तनों को देखते हैं। नर में यौवनारंभ के समय सीसन, वर्षण कोष, प्रोस्टेट ग्रंथि एवं शुक्राशय ग्रंथि के आकार में वृद्धि होने लगती है। यानी नर में, लड़के में जब यौवनारंभ शुरू होता है तो उसमें सीसन, वर्षण कोष, प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय ग्रंथि के आकार में वृद्धि होने लगती है, यानी जितने भी अपरिपक्व जननांग होते हैं वो परिपक्व होने लगते हैं। वर्षणों के आकार में वृद्धि एवं शुक्राणु जनन का प्रारंभ होना। तो नर में यौवनारंभ के समय वर्षणों के आकार में वृद्धि हो जाती है, और नर्षणों के आकार में वृद्धि होने से वर्षण सक्रिय होकर के शुक्राणु जनन की क्रिया प्रारंभ करते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। नर में यौवनारंभ के समय आवाज़ का भारी होना, यानी जो लड़का होता है उसमें जब यौवनारंभ शुरू होता है तो उनकी आवाज़ है वो मोटी हो जाती है, भारी होने लगती है। नेक्स्ट हम मादा में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उनकी बात करते हैं।
मादा में गर्भाशय, योनि, अंडवाहिनी तथा भग के आकार में वृद्धि होने लगती है। तो मादा में यौनारंभ के समय यानी लड़कियों में यौनारंभ के समय गर्भाशय, योनि, अंडवाहिनी तथा भग के आकार में वृद्धि होने लगती है। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि जितने भी अपरिपक्व जननांग होते हैं मादा में वो परिपक्व होने लगते हैं। वक्ष स्थल पर स्तन ग्रंथियों में वृद्धि तथा रज्जोदर्शन के साथ मासिक चक्र का प्रारंभ होना। तो वक्ष स्थल के अधर में क्या होते हैं, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, तो इनके आकार में वृद्धि होने लगती है और मासिक चक्र शुरू हो जाता है रज्जोदर्शन के साथ में। तो पहला जो मासिक स्राव निकलता है उसे रज्जोदर्शन कहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि लड़कियों में शुरुआत में पहला मासिक चक्र निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, तो रज्जोदर्शन उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है यौनारंभ के समय लड़कियों की आवाज़ महीन, तीव्र व मधुर हो जाती है। तो देखो लड़कों में तो आवाज़ भारी हो जाती है लेकिन लड़कियों में आवाज़ है वो पतली हो जाती है, तीव्र हो जाती है और मधुर हो जाती है। नेक्स्ट आगे की हम परिवर्तन देखते हैं, कौन कौन से परिवर्तन नर में दिखाई देते हैं। शरीर के विभिन्न भागों जैसे चेहरे पर दाढ़ी, मूंछ आना, वक्ष स्थल एवं श्रोणी भाग पर बालों का उगना। तो सामान्य लड़कों की हम बात करें तो लड़कों में चेहरों पर दाढ़ी व मूंछ आने लगती है। वक्ष स्थल व श्रोणी भाग पर बालों का उगना। वक्ष स्थल और श्रोणी भाग जितने भी गुप्त अंग होते हैं उन सभी गुप्त अंगों में बाल आने शुरू हो जाते हैं। शरीर में तीव्र वृद्धि व अंशीय क्षेत्र में वृद्धि होना। शरीर या शारीरिक वृद्धि है वो तीव्र गति से होती है। अंशीय क्षेत्र यानी हमारा जो ब्रिस्ट वाला पार्ट होता है, लड़कों के अंदर जो ब्रिस्ट वाला पार्ट है ऊपर वाला भाग होता है उसमें अधिक वृद्धि होती है, सीना चौड़ा हो जाता है लड़कों में यौनारंभ के समय। अब नेक्स्ट हम लड़कियों की बात करते हैं कि लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन और होते हैं यौनारंभ के समय। चेहरे पर बालों का अभाव होता है। तो सामान्यतः देखो लड़कों में तो दाढ़ी मूंछ आती है लेकिन लड़कियों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ इनका अभाव होता है यानी बालों का अभाव होता है, लेकिन श्रोणी भाग पर बाल पाए जाते हैं। जितने भी गुप्त अंग होते हैं उन गुप्तांगों में क्या होता है, बाल पाए जाते हैं। श्रोणी भाग में तीव्र वृद्धि, नितंब भाग फैलकर चौड़ा हो जाता है और स्तनों की वृद्धि होने लगती है। शरीर में वसा का संचय होने लगता है। श्रोणी वाला नीचे वाला जो भाग होता है उसमें वृद्धि हो जाती है नितंब, यानी कि जब हम किसी भी लड़की की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका ये नीचे वाला जो श्रोणी गुहा वाला भाग होता है ये चौड़ा हो जाता है, जबकि लड़कों में ऊपर जो सीने का या ब्रिस्ट वाला भाग है वो चौड़ा हो जाता है। स्तनों की वृद्धि हो जाती है, स्तन ग्रंथियां उनके आकार में वृद्धि होने लगती है और शरीर में वसा का संचय होने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच व एलएच इत्यादि हार्मोन के स्राव में वृद्धि होने लगती है। तो नर में सामान्यतः बात करें तो इसमें जो इनकी पीयूष ग्रंथि होती है उसके द्वारा एफएसएच और एलएच हार्मोन का सिक्रेशन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इन्हीं के अंडर में, इन्हीं के नियंत्रण में जो हमारा वर्षण होता है उसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और ये हार्मोन नर में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, दाढ़ी मूंछ का आना, वर्षणों के आकार में वृद्धि होना, वर्षणों का सक्रिय होना, इन सभी लक्षणों के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका श्रावण है, इनकी श्रावण में क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। मादा की ओर मनोवैज्ञानिक आकर्षण पैदा हो जाता है। तो लड़के जो होते हैं वो लड़कियों की ओर आकर्षित होने लगते हैं और ये इन्हीं हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट हम लड़कियों की बात करें तो इनमें प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एफएसएच, एलएच इत्यादि हार्मोन के स्राव में वृद्धि होने लगती है। देखो जिस प्रकार से पीयूष ग्रंथि के द्वारा नर में एफएसएच, एलएच निकलते हैं और ये वर्षण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी प्रकार से मादा में एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये निकल करके ये अंडाशय पर कार्य करते हैं और अंडाशय इन्हीं के नियंत्रण में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करता है और इन्हीं हार्मोन की वृद्धि होने लगती है। तो मादा में सामान्यतः जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं तो वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण उत्पन्न होते हैं।
नर की ओर मनोवैज्ञानिक आकर्षण होने लगता है। तो लड़के तो लड़कियों की ओर आकर्षित होने लगते हैं इन्हीं हार्मोनों के प्रभाव के कारण, जबकि मादाएं होती हैं ये नर की ओर आकर्षित होने लगती हैं। तो ये थे नर व मादा में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, यौनारंभ के समय जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनकी हमने बात कर ली है। एक बार इन चित्र के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं कि लड़कों में कौन कौन से परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। यौनारंभ के समय लड़कों में एक्ने यानी कि इनमें कील मुहासे निकलने शुरू हो जाते हैं, फेशियल हेयर निकलने शुरू हो जाती हैं, दाढ़ी मूंछ आने लगती है, वॉइस चेंज यानी आवाज़ में भारीपन आ जाता है लड़कों में, ब्रिस्ट ग्रोथ सीना चौड़ा हो जाता है, ब्रिस्ट में वृद्धि होने लगती है, मूड स्विंग्स तो इनके मूड में परिवर्तन यानी कुछ क्षण पहले अलग प्रकार का मूड होता है और उसके कुछ क्षण बाद अलग प्रकार का हो जाता है। तो मूड में यानी इनके मन में परिवर्तन होने लगते हैं, अलग अलग प्रकार के ख्याल आने लगते हैं। जेनिटियल ग्रोथ यानी कि जो जननांग होते हैं, वर्षण कोष है, इन सभी के आकार में क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। तो ये जो लक्षण होते हैं ये परिवर्तन होते हैं जो सामान्यतः लड़कों में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम लड़कियों की बात करते हैं, लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो इनकी बॉडी इस प्रकार से होती है और प्यूबर्टी के समय इनके ब्रिस्ट में जो स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं उनके आकार में वृद्धि होने लगती है। और ग्रोटेलर यानी कि यौनारंभ के समय लड़कियां हैं, इनकी जो लंबाई है उनमें परिवर्तन होने लगता है, उनकी लंबाई में वृद्धि होने लगती है, पिंपल्स निकल आती हैं चेहरे पर, कील मुहासे हैं वो होने लगते हैं, यानी जो इनके काज जितने भी गुप्त अंग होते हैं उन गुप्त अंगों में क्या होते हैं, हेयर उत्पन्न होने लगते हैं, बाल आने लगते हैं। मेन्स्ट्रुएशन यानी कि जो मासिक स्राव है वो शुरू हो जाता है और मासिक स्राव के साथ जितने भी जो जननांग होते हैं जिसमें गर्भाशय है, अंडवाहिनी है, योनि, इन सभी के आकार में वृद्धि होने लगती है। चेविंग फूड यानी कि इनको भोजन अलग अलग प्रकार के भोजन को खाने की इच्छा होने लगती है। प्यूबिक हेयर यानी कि जो प्यूबिक हेयर है वो उत्पन्न होने लगते हैं, जो जननांग होते हैं, गुप्त जननांग होते हैं उनके ऊपर बाल आने शुरू हो जाते हैं। मूडलेस अलग अलग प्रकार के मूड में इनमें परिवर्तन होने लगता है। ये सभी लक्षण है वो लड़कियों में प्यूबर्टी के समय दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखो जो हार्मोन्स हमने पढ़े हैं वो किस प्रकार से रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस होती है, हाइपोथैलेमस क्या करती है, इन्हें इंडिकेट करती है पीयूष ग्रंथि को, और पीयूष ग्रंथि को कौन सा हार्मोन इंडिकेट करता है, GnRH। ये हार्मोन इसके ऊपर कार्य करता है। कार्य करने से पिट्यूटरी ग्लैंड ये दो प्रकार के हार्मोन सिक्रेट करती है, LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन आते हैं लड़की में, तो ये वर्षण के ऊपर कार्य करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और लड़कियों में ये अंडाशय पे कार्य करते हैं। इसके प्रभाव से लड़के हैं, लड़कों में क्या होता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती है, जो हमने देखो नर जनन तंत्र पढ़ा था उसमें पढ़ लिया है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो कोशिकाएं फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और जितने भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं, दाढ़ी मूंछ का आना, गुप्तांगों के आकार में वृद्धि होना, गुप्त अंगों में बालों का आना, ये सभी लक्षण इन्हीं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण नर में दिखाई देते हैं। हम लड़कियों की बात करें तो इनमें LH और FSH है, ये अंडाशय के ऊपर कार्य करते हैं, और अंडाशय में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं अंडाशय के द्वारा, और इन्हीं हार्मोनों के प्रभाव से लड़कियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये हार्मोनों के प्रभाव के कारण ही यौनारंभ में ये लक्षण है, ये परिवर्तन है वो दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने जो मादा और जो नर होता है इनमें यौनारंभ के समय कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं, इनकी हमने बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एम्ब्रियोलॉजी शुरू करेंगे, जिसमें हम किस प्रकार से निषेचन होता है, इम्प्लांटेशन किस प्रकार से होता है, अंडाणु शुक्राणु की संरचना क्या होती है, इन सभी के विषय में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।